हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। देखिए, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिए, क्योंकि जेपीएससी जेट का जो है ऑनलाइन का वो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इस जेपीएससी जेट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इन फ्यूचर आप पीएचडी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आएगा तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एस्टेट के, तो वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको जो थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको जीके जीएस का तो पोर्शन दिया ही जाएगा, प्लस आप लोगों को सोशियोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और मैं जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी उसको आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो फिर सोशियोलॉजी में आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 11 का पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उसे कवर करेंगे। और ये जो क्लास है ये आप देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो सोशियोलॉजी का क्लास 11 एनसीईआरटी क्लास 11 था, उसका 5 चैप्टर को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाइज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 जो भाग 2 है, वो आपका पहला चैप्टर जो बोला गया है वो है, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। पार्ट 2 है आपका समाज का बोध। क्या है? समाज का बोध। तो इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है समाज में सामाजिक रचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप बोलिए कि मैम एनसीईआरटी का बुक में तो उसमें स्टडी मटेरियल बहुत ही लिमिटेड दिया गया है, तो इसको क्या पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहले भी बोली और अभी भी बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी आप लोगों का बेस है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे इसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसे सामाजिक रचना, समाज में सामाजिक रचना, समाज के अंतर्गत उसके कैसे सामाजिक रचना है उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। फिर है स्तरीकरण। स्तरीकरण से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने थिंकर आएंगे, सिर्फ मैं एनसीईआरटी का बात नहीं कर रही हूँ, जितने थिंकर आएंगे उन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं के तो जितने सोशल आपके प्रोसेस है उन सभी को आपको पढ़ना होगा। तो क्या करता है एनसीईआरटी, आपको हिंट दे देता है, आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। अब आपका काम है कि उस टॉपिक को आप कैसे डील करते हैं, कैसे उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी क्या है, हम लोग का बेस है। और जो पॉइंट, जो टॉपिक इसमें दिया गया है उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसका आपको कंप्लीट पढ़ लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय, किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे तथा नीचे पदानुक्रम में विभाजन है। देखिए, जो आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अलावे भी आपको इस प्रकार से परिभाषा से रिलेटेड, कथन से रिलेटेड, आपको महत्वपूर्ण बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो आप लोगों को पेड क्लास में नोट्स दूँगी वो तो आपका सिलेबस अकॉर्डिंग रहेगा ही, प्लस ये सभी जो एक्स्ट्रा मटेरियल वो भी सारा प्रोवाइड करूँगी, ताकि जो सिलेबस है वो ओवरऑल हम लोगों का अच्छे प्रकार से कवर हो जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामाजिक जो स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो क्या है, हमारे सामाजिक व्यवस्था, यानी हमारा जो सोशल हम लोगों का स्ट्रक्चर है उसमें व्यक्तियों को ऊंचे नीचे क्रम का पदानुक्रम में विभाजन है। तो ये किसने कहा है? तो टालकट पार्सन्स ने। नेक्स्ट है सजातीय समूह में, मतलब एक जातीय समूह के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिनका एक वास्तविक अथवा काल्पनिक पूर्वज होता है।
इसमें सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। तो ये कथन किसका है? सिबुतनी और क्वान का। देखिए इस पे मैं क्या की हूँ कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। अगर पूरा सारा क्वेश्चंस को मैं पढ़ूँ तो फिर जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एक सजातीय समूह में एक व्यापक समाज में सामूहिकता है जिनका एक वास्तविक तथा काल्पनिक पूर्वज तथा समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। यह कथन किसका है? तो ये आपका समर हॉर्न का है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण अंतःक्रिया तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके आधार पर कुछ व्यक्तियों का स्थान क्रम अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा होता है। ऐसा किसने कहा है कि विभेदीकरण की प्रक्रिया है स्तरीकरण, उसमें से कुछ व्यक्ति का जो स्थान है वो ऊंचा होता है, कुछ व्यक्ति का स्थान ऊंचा बोल रहा है। तो ये सदरलैंड एंड मैक्सवेल का है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यह कथन किसका है? तो आर्गबन महोदय का है। देखिए आपको मैं दिखाऊंगी कि स्तरीकरण ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें कितने सारे थिंकर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिकरण, हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अकार्य निरीक्षण द्वारा स्पष्ट होने वाले वे परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल अथवा अभियोजन को कम कर देते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मर्टन महोदय का है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन तथा चिंतन की विश्व प्रणालियों का जन्म होता है। यह कथन किसका है? कार्ल मैनहेम का। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी हैं। स्वयं संरचना तो व्यक्तियों की क्रमबद्धता है जिनके संबंध संस्थापक रूप से परिभाषित एवं नियमित होते हैं। यह कथन किनका है? रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग, देखिए अब क्या है, सामाजिक प्रोसेस जो व्यवस्था प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में, तो उसके अंतर्गत आपको सहयोग, समायोजन, संघर्ष इन सभी को पढ़ना होगा। तो उसी से रिलेटेड है कि सहयोग ये क्या है? तो ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्यतः रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयास है। यह कथन किसका है? तो ग्रीन महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए बोलने का सबका अर्थ एक ही है, सहयोग क्या है उसको ही समझा रहा है, सिर्फ उनकी परिभाषाएं जो रहती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये कथन किसका है? एल्ड्रिच तथा मेरिल का। नेक्स्ट है स्ट्रेटन का तात्पर्य किससे है? तो स्ट्रेटन का जो तात्पर्य है यह भूमि की परतों से होता है। मुक्त स्तरीकरण, ठीक है, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन की अवस्था में क्या पाया जाता है? तो लचीलापन देखने को मिलता है। जो बंद स्तरीकरण होता है उसमें हमको क्या मिलता है? तो उसमें हमें दृढ़ता देखने को मिलती है, कठोरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एम एन श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था की नमनीयता अथवा लचीलेपन को क्या कहा था? संस्कृतिकरण कहा था। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार सत्ता सामाजिक प्रणाली की क्या है? तो सत्ता क्या है? सामाजिक प्रणाली की सामान्यीकृत क्षमता होती है। सत्ता जो आपको पावर मिलता है वो जो सामाजिक प्रणाली है उसकी क्या होती है? तो ये सामान्यीकृत क्षमता होती है। ये इस प्रकार से हम लोग को पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में कैसा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है। तो सामाजिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता होगी? सामाजिक प्रकृति, गति तुलनात्मक एवं असमान होती है, जटिल तथ्य मिलते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। प्रौद्योगिकी होने से हमको किस प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है? तो गतिशीलता का बढ़ना, क्या देखने को मिलता है? गतिशीलता का बढ़ना। नेक्स्ट है मैकइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है। मैकइवर जो थे उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान बताए थे? तो 3 प्रतिमान बताए थे।
नेक्स्ट है डिक्शनरी टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉसन एवं गेटिस। डिक्शनरी टू सोशियोलॉजी डॉसन एवं गेटिस। देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में प्रौद्योगिकी का अंग कौन सा नहीं है? किसको हम प्रौद्योगिकी का अंग नहीं बोल सकते हैं? तो आविष्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक होता है? समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक होता है, मैकाइवर ने कहा था। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? सामाजिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? किसको हम प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं बोल सकते हैं? तो जो वर्गों का उदय हो रहा है, ठीक है, प्रौद्योगिकी लगने से वर्गों का उदय हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आपका श्रम विभाजन में विशेषीकरण, नगरीकरण, गतिशीलता का बढ़ना, ये सभी रहेगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को मानता है? कौन सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत को मानता है? तो देखिए सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है ये स्पेंगलर मानते हैं। चक्रीय सिद्धांत को पेरेटो मानते हैं। कौन मानते हैं? पेरेटो इसको मानते हैं। नेक्स्ट है टाइनबी ने विश्व के कितने सभ्यताओं का अध्ययन किया था? तो टाइनबी जो थे वो विश्व के 21 सभ्यताओं का अध्ययन किए थे। कितना? 21। नेक्स्ट है चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, ये कीवर्ड हो गया, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो टाइनबी के द्वारा। उनकी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934 में लिखी गई, तो इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात किया था। नेक्स्ट है ग्रामीणता के निर्धारण का आधार क्या है? तो ग्रामीणता आप कैसे कह सकते हैं ये ग्रामीण है? तो प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता रहती है, सीमित आकार होता है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। किसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आएगा? तो ग्रामीण समुदाय में आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगा, सजातीयता देखने को मिलती है, एक जाति से दूसरी जाति के लोग कनेक्टेड रहते हैं, स्थिरता देखने को मिलती है, उतना चहल पहल, उतना हर चीज़ में परिवर्तन आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है? तो ये तीनों ही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम और नगर दोनों ही समान है, तो इनमें ना कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का प्रमुख लक्षण है। किसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये भारतीय ग्रामीण समुदाय का लक्षण है? वो प्रकृति से निकट रहते हैं, काल्पनिक नातेदारी रहती है, परंपरा की प्रधानता रहती है, प्राथमिक संबंध। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जो होता है वो आप अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय होंगे उसमें कैसा होगा? तो वो प्रकृति से ज़्यादा निकट रहेंगे, यही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता होने का मुख्य कारण क्या है? तो नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता होने का मुख्य कारण क्या है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से नगरीय समुदाय को सही विशेषताओं का चयन कीजिए कि किसको हम नगरीय समुदाय की सही विशेषता बोल सकते हैं? तो आवासीय समानता, कुटीर उद्योग की प्रधानता, भावात्मक संबंध, स्वायवीय एकता, तो कौन सा हो जाएगा? तो वह स्वायवीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? कौन सा जो ग्रामीण समुदाय होता है उसमें कौन सा लक्षण हमको देखने को नहीं मिलता है? तो काल्पनिक नातेदारी, ये जो काल्पनिक नातेदारी ये शब्दावली है, ये चीज़ हमें देखने को लेकिन नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय में लोगों के बीच होते हैं, तो जो ग्रामीण समुदाय होते हैं उसमें कैसा होता है? तो आपका प्राथमिक संबंध भी देखने को मिलता है, द्वितीय संबंध भी देखिए, तो दोनों ही हो जाएंगे, इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगरीय जीवन में क्या होती है? तो एकदम जो हम बोलेंगे चेंज रहता है वैसा नहीं होता है, कुछ अंशों में अंतर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में क्या होती हैं? तो समानताएं भी होती हैं और भिन्नताएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण है, ये किसने कहा है? तो बोगार्ट्स महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय समुदाय
किस पर आधारित होता है? तो वो व्यक्ति पर आधारित होता है। ग्रामों में विवाह जो होता है वो कैसा होता है? तो जो ग्राम के अंतर्गत जो विवाह होते हैं ये 2 परिवारों में देखने को मिलता है। नगरीय समुदाय कैसे होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, वहाँ पर डिक्शनरी टू सोशियोलॉजी हम लोग पढ़े थे डॉसन एंड गेटर्स का, लेकिन अगर डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा तो ये आर्गबन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्गबन का। मैकाइवर के अनुसार समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक होता है। किसने कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 है पर्यावरण और समाज। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिस्थितिकी, ठीक है, यानी सोशल जो इकोलॉजी रहता है एक समुदाय में मनुष्यों एवं मानवीय संस्थाओं के प्रतीकात्मक संबंधों एवं उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय प्रतिमानों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो क्यूबर्ड महोदय का। नेक्स्ट है कि कोई भी बाह्य शक्ति हो हमें प्रभावित करती है, वो क्या होती है? पर्यावरण होती है। ऐसा किसने कहा है? तो रॉस महोदय ने। नेक्स्ट है संपूर्ण पर्यावरण से हमारा तात्पर्य उस सब कुछ से है जिसका अनुभव सामाजिक मनुष्य करता है, जिसका निर्माण करने में व्यक्ति सक्रिय रहता है तथा उससे स्वयं भी प्रभावित होता है। ये कथन किसका है? मैकाइवर का। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थितिकी समुदाय तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? लुईस बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइबेरिया के टुंड्रा, सहारा के हमादा अथवा अमेजन के जंगलों में मनुष्य लगभग शून्य है। यह कथन किसका है? तो ब्रनहंस का। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 25% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड आपका 1984 में हुआ था। ओजोन की परत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 3 to 4% की कमी आई है। नेक्स्ट है कि लुईस बर्थ ने 1938 में अपने निबंध अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लुईस बर्थ किससे जुड़े हुए? तो वो नगरवाद से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1952 में लंदन में धूमकहरे से दम घुटने से 4000 व्यक्ति मारे गए थे। ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब घटनाएं घटित होती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो रही है। परावैंगनी किरणों का कारण क्या है? इससे कैंसर हो रहा है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पाश्चात्य समाजशास्त्री का परिचय। पहला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1818 में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट किया था? तो जेना विश्वविद्यालय से। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। तो यानी कि आपको कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको बोल दिया एनसीईआरटी कि आप कार्ल मार्क्स को पढ़िए, तो सिर्फ उनका जन्म मृत्यु जन्म कहाँ हुआ है ऐसे पढ़ने से तो नहीं होगा। उनका पूरा आपको बायोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा, उनका थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने कौन कौन से थ्योरीज दिए थे, ठीक है, उनका सिद्धांत क्या है। तो ये अब आपका काम है उस चीज़ों को पढ़ना। तो मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें करवा रही हूँ, प्लस पेड ग्रुप में जो आपको मैं जैसे नोट्स दूंगी, अगर कार्ल मार्क्स का ही नोट्स दूंगी तो उनसे रिलेटेड जितना भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो सारा ही प्रोवाइड करूँगी, ताकि उसको पढ़ के आप अच्छे प्रकार से उसको समझ जाएं। फिर नेक्स्ट थिंकर बोला है पढ़ने के लिए, वो है एमाइल दुर्खिम। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। किस वर्ष हुआ था? तो 1858 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1917 में। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी किनकी रचना है? दुर्खिम की, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन का अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने कार्ल मार्क्स बोलिए, इमानुएल दुर्खिम बोलिए, मैक्स वेबर बोलिए, तो इन्होंने तो अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अब है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत किस बुक में दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग करें मैक्स वेबर। इनका जन्म हुआ था 1864 में। मैक्स वेबर के पिताजी कौन थे? तो मैजिस्ट्रेट थे। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1920 में। मैक्स वेबर की मृत्यु का कारण क्या था? तो इन्हें न्यूमोनिया हो गया था। फिर इन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी थी।
फिर वही है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1818 को। 1847 में मार्क्स ने दर्शन शास्त्र की दरिद्रता पुस्तक की रचना की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने। 3 खंडों में विभाजित है यह पुस्तक। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 में। प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आदि की मृत्यु के संदर्भ के कारण 59 वर्ष की आयु में किनका निर्धन हो जाता है, मतलब ये सब दुख देखने के कारण इमानुएल दुर्खिम का निर्धन हो जाता है। इमानुएल दुर्खिम का जन्म कब हुआ था, तो इमानुएल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, आपका इमानुएल दुर्खिम की पुस्तक है। मैक्स वेबर का शैक्षणिक जीवन कहा था, बहुत ही अच्छा था, उज्जवल था। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को बर्लिन के एक धनी परिवार में हुआ था। धर्म का समाजशास्त्र रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की है, तो मैक्स वेबर ने। और आज का आपका होमवर्क रहा कि रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी धर्म का समाजशास्त्र पुस्तक की रचना जो मैक्स वेबर ने की है किस वर्ष की है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है 5th नंबर, भारतीय समाजशास्त्री में जो बोला गया है जिनको पढ़ने के लिए, वो है गोविंद सदाशिव घुरिये। इन्होंने किस वर्ष इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की नींव डाली, तो 1952 में। रॉय ने मैन इन इंडिया नामक एक पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया, तो 1922 में। कौन भारत के प्रथम मानव शास्त्री थे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ख्याति प्राप्त थी, अय्यर। नेक्स्ट है गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 12 दिसंबर 1893। इन सभी थिंकर्स के बारे में NCERT में दिया गया है। इन सभी थिंकर्स को आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। NCERT में जो मटेरियल है उससे आपका कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसको कंप्लीट। घुरिये ने धर्म से संबंधित कितनी पुस्तकों की रचना की थी, तो 6 पुस्तकों की। नेक्स्ट थिंकर है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, DP मुखर्जी। इनका जन्म कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1894 को। MN श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। AR देसाई का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1915 में। मैन इन इंडिया शरद चंद्र राय की पुस्तक नामक एक पत्र है जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। गोविंद सदाशिव घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था। 1893 में 90 वर्ष की आयु में GS घुरिये का निधन होता है। घुरिये ने उनके द्वारा कौन सा संस्था का स्थापना की गई थी, संस्थापक अध्यक्ष बने थे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। 5 अक्टूबर 1894 को धुरजटी प्रसाद मुखर्जी का बंगाली परिवार में जन्म हुआ था। 5 दिसंबर 1961 को गले के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु होती है। DB मुखर्जी ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकों की रचना की थी। श्री AR देसाई का जन्म 1915 में हुआ था। AR देसाई का निधन जो है वो 12 नवंबर 1994 को होता है। MN श्रीनिवास का जन्म 1916 को कर्नाटक के एक संपन्न परिवार में होता है। AR देसाई की शोध पुस्तक का नाम क्या है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और MN श्रीनिवास का निधन कब होता है, तो 30 नवंबर 1919 को। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्लास 11 NCERT पार्ट 2 बुक कंप्लीट होता है MCQ वाइज। और फिर कल हम लोग क्लास 12 का पार्ट 1 करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।